नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं दिन की 100 बड़ी खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर यानी गुरुवार को जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। यह कार्यक्रम दोपहर 12 बजे होगा। बीजेपी ने इस मौके पर एक बड़ी जनसभा का भी आयोजन किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को राष्ट्र के नाम संदेश में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी। उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री की उस घोषणा के बाद किसान नेता अपने आंदोलन को वापस ले लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली की सीमा पर उनके टेंट और सामान जस के तस हैं। किसान नेता लगातार बैठकें कर रहे हैं और कई तरह की नई मांगे भी रख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम सामने रखी गई बातों पर भी संदेह व्यक्त किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जब तक संसद में वापस नहीं होगा ये कानून, तब तक हम अपने घरों को नहीं लौटेंगे। किसानों का कहना है कि जब तक संसद से पारित किसी कानून को सुप्रीम कोर्ट खारिज ना कर दे या फिर जब तक संसद से उस कानून को वापस ना ले लें, तब तक उसे रद्द नहीं माना जा सकता है। त्रिपुरा में चुनाव में हिंसा को लेकर गहमागहमी जारी है। तृणमूल कांग्रेस इस मामले में आर पार के मूड में लग रही है, लिहाजा सोमवार को दिन भर बवाल मचा रहा। अब टीएमसी इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। ममता बनर्जी सोमवार को दिल्ली के लिए रवाना हो गई। कई टीएमसी सांसद पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस मामले में वार पलटवार का दौर भी जारी है। ममता ने कहा कि त्रिपुरा में अराजकता का माहौल है, लोग खुलेआम खंजर और लाठियां लेकर घूम रहे हैं। मेरे सांसद गृह मंत्री से मिलना चाहते हैं, हालांकि मैंने उनसे गृह मंत्रालय के सामने धरना देने से मना किया है। उन्होंने कहा है कि मेरी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होनी है। बीएसएफ के मुद्दे पर भी बात की जाएगी। ममता ने त्रिपुरा मामले को लेकर बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि त्रिपुरा में लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसे में मानवाधिकार भी कहीं नजर नहीं आ रहा। ममता बनर्जी ने कहा कि त्रिपुरा में जो अत्याचार हो रहा है बीजेपी शासित राज्यों में गणतंत्र कंकाल में तब्दील हो चुका है। शाइनी जैसे कलाकार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला बना दिया गया है। तृणमूल युवा कांग्रेस अध्यक्ष सयोनी घोष को त्रिपुरा की एक कोर्ट से जमानत मिल गई है। बता दें कि हाल ही में त्रिपुरा की अगरतला पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। टीएमसी नेता सयोनी को कल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक सयोनी के खिलाफ धारा 307 और 153 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि सयोनी घोष ने एक जनसभा में कथित तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं को कुचलने की कोशिश की है। टीएमसी ने जानकारी देते हुए बताया कि सयोनी त्रिपुरा के एक होटल में रुकी हुई थी। करीब 11 बजे पुलिस होटल पहुंची। यहां से पुलिस सयोनी को पूछताछ के लिए थाने ले गई। पूछताछ के बाद पुलिस ने सयोनी को गिरफ्तार कर लिया। टीएमसी का कहना है कि त्रिपुरा पुलिस ने पार्टी कार्यकर्ताओं पर लाठियां चलाई। अभिषेक बनर्जी ने इससे संबंधित कुछ वीडियो भी शेयर किए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी बड़ी बैठक कर रही है। इस बैठक में यूपी की महासचिव प्रियंका गांधी, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी से लेकर हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, यूपी, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष, इंचार्ज और विधायक दल के नेता शामिल हुए। यह बैठक कांग्रेस के वार रूम 15 GRG पर की गई थी। कांग्रेस की बैठक में 5 राज्यों के बड़े नेता शामिल हुए। इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के अलावा प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी, मनप्रीत बादल जैसे नेता भी शामिल हुए। हरियाणा से बैठक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा शामिल हुए। इसके अलावा कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और अजय माकन भी इस बैठक का हिस्सा रहे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार भी बैठक में शामिल हुए थे। कांग्रेस पार्टी महंगाई और कुछ ज्वलंत मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने के मकसद से अगले महीने दिल्ली में बड़ी रैली आयोजित करने की तैयारी में है। इस बैठक में इस रैली की तैयारी को लेकर भी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों और प्रभारियों के साथ मंथन किया गया। प्रदूषण से जूझ रही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा चलने से पॉल्यूशन लेवल में मामूली सुधार हुआ है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार होने से राजधानी के लोगों को प्रदूषण से कुछ राहत मिली है।
मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में 22 नवंबर तक हवा की गति बढ़ी है, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स घटकर 315 पहुंच गया। हालांकि प्रदूषण का स्तर अब भी बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में तेज हवा चलने से आज मंगलवार यानी कि 23 नवंबर को सुबह की गुणवत्ता में मामूली सुधार आया है और दृश्यता भी बेहतर हुई है। शहर में औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 315 दर्ज किए जाने के साथ ही वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में ही है। गुरुग्राम में AQI 318 और फरीदाबाद में 326 रिकॉर्ड किया गया। 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा माना जाता है और 400 के ऊपर AQI को खराब गिना जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य के मंडला में आदिवासियों के साथ ढोल बजाते और डांस करते हुए नजर आए। मंडला में जनजाति गौरव दिवस सप्ताह का आयोजन किया गया था। सीएम शिवराज सिंह का ये वीडियो जारी किया गया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि आदिवासी समुदाय के लोगों ने परंपरागत पोशाकें पहन रखी हैं और वे लोग नृत्य कर रहे हैं। मंडला में आयोजित किए गए जनजाति गौरव दिवस सप्ताह में सीएम ने ऐलान किया है कि अब राज्य में शराब की दुकानों में पारंपरिक भी होंगी। राज्य की नई आबकारी नीति के जरिए महुआ की बिक्री को कानूनी तौर पर वैध ठहरा दिया गया है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आदिवासियों की आमदनी का जरिया बनेगा। नई आबकारी नीति आ रही है, इसके तहत महुए से अगर कोई परंपरागत रूप से शराब बनाता है तो वह अवैध नहीं होगी। पीएम मोदी के इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद मोर्चे की यह सबसे बड़ी जनसभा थी, जिसे उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव के मद्देनजर एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में किसानों ने दिखाया। महापंचायत की अगुवाई भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने की और मंच से भाषण देते हुए कहा कि कानूनों को वापस लेने की घोषणा तो की, लेकिन कटाक्ष के साथ उन्होंने बोला कि बात तो ठीक है कि वापस ले रहा हूं, लेकिन इसके बाद भी किसानों को बांटने का काम किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए राकेश टिकैत ने उनकी नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कि हमारे मसले बहुत हैं, सरकार हमसे बातचीत करे। देश के प्रधानमंत्री ने बहुत मीठी बात की, शायद शहद से मीठी आवाज थी उनकी। देश के प्रधानमंत्री मजबूत रहें, लेकिन हमारे मसले भी ठीक करें। हम नहीं चाहते कि दुनिया यह कहे कि प्रधानमंत्री ने माफी मांगी। ना आप सरकार सख्त होकर बात करो, लेकिन हमारे मसलों का समाधान करो। मसलों का समाधान नहीं होगा तो आंदोलन आपके खिलाफ होगा। कर्नाटक, आंध्र और तमिलनाडु में भारी बारिश के चलते कई शहरों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। आंध्र में 33 लोगों की जान भी जा चुकी है, जबकि कर्नाटक में 24 मौतें हुई हैं। मौसम विभाग के माने तो अगले 5 दिनों के दौरान कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में बारिश होगी। 24 और 25 नवंबर को कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। इससे पहले कर्नाटक में बेंगलुरु के उत्तरी इलाके में रविवार रात जमकर बारिश हुई। इससे कई इलाकों में पानी भर गया। आंध्र में पेन्ना नदी में बाढ़ से अहम राजमार्ग पर यातायात बंद कर दिया गया है। नेशनल हाईवे 16 का एक हिस्सा टूट गया है। यह हाईवे चेन्नई को कोलकाता से जोड़ता है। रेल मार्ग के प्रभावित होने से 100 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। कांग्रेस हाईकमान के तमाम प्रयासों के बावजूद भी पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी और प्रदेश पार्टी प्रधान नवजोत सिद्धू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। सिद्धू अपने भाषण में एक तरह से चन्नी सरकार को धमकाते भी नजर आए। उन्होंने कहा कि पंजाब में अभी भी रेत महंगी मिल रही है, वैसे सस्ता करवाकर दम लेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस्तीफा दे देंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव से 3.5 महीने पहले कांग्रेस ने सोमवार को लुधियाना के आतनगर विधानसभा क्षेत्र में रैली कर एक तरह से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। 19 मिनट के भाषण में सिद्धू ने 4 दफा चन्नी का नाम लिया। सिद्धू ने कहा कि पंजाब का पूर्व सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ की कठपुतली था, जिसे बाजू मरोड़कर नचाया जा रहा था। अब कांग्रेस हाईकमान ने चन्नी को सीएम बनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को छुट्टा गौवंश को लेकर सख्त निर्देश दिया है। सीएम ने कहा कि सभी जिलाधिकारी देखें कि कहीं भी गौवंश छुट्टा ना घूमे। इन्हें गौ आश्रय स्थल लाकर इनकी समुचित देखभाल की जाए।
पशुपालन विभाग छुट्टा जानवरों को गौ संरक्षण केंद्रों में पहुंचाए, इसके लिए टीम गठित कर प्रभावी कार्रवाई भी की जाए। सोमवार को सीएम योगी ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया है कि वो गौ संरक्षण केंद्रों में पशुओं के चारे, पानी, सुरक्षा, साफ सफाई आदि की पूरी व्यवस्था करें। गौ संरक्षण केंद्रों की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखें। सीएम योगी ने कहा है कि पशुओं को ठंड से बचाने तथा स्वास्थ्य की देखभाल के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। संरक्षण केंद्रों में केयर टेकर तैनात रहें जो इन पशुओं की देखरेख करें। प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना को लागू किया गया है। इसके तहत इच्छुक किसान या पशुपालक निराश्रित गौवंश का पालन पोषण करने के लिए अगले साल की शुरुआत से विधान परिषद की 24 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में योगदान कर सकते हैं। विधान परिषद चुनाव में आरजेडी, कांग्रेस व चिराग की पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेगी। चिराग से बातचीत हो रही है। कांग्रेस आरजेडी की पुरानी सहयोगी है। दोनों दल कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। लालू ने यह बातें सोमवार को शाम दिल्ली से पटना के लिए रवाना होने से दौरान पत्रकारों से बातचीत में कही। आरजेडी के 15-16, कांग्रेस के 5-6 और वाम दल के 1-2 उम्मीदवार महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ सकते हैं। महागठबंधन में चिराग के शामिल हो जाने के बाद 24 सीटों में से 3 से 4 सीटों पर उनकी पार्टी एलजेपी के 7 उम्मीदवार चुनाव लड़ सकेंगे। लालू सोमवार देर शाम दिल्ली से पटना पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया। वह मंगलवार को पार्टी कार्यालय में लगाए जा रहे गुलाबी संगमरमर से बनी लालटेन जलाएंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी पर चुटकुले अंदाज में हमला बोला। उन्होंने नाम लिए बिना कहा कि एक बहुत जरूरी बात है कि पंजाब में आजकल एक नकली केजरीवाल घूम रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नकली केजरीवाल सिर्फ बोलता है, करता नहीं, क्योंकि वह नकली है। केजरीवाल ने लोगों से कहा कि उससे बचकर रहना, काम सिर्फ असली केजरीवाल ही करेगा। केजरीवाल सोमवार को पंजाब के मोगा में पहुंचे हुए थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं पंजाब आया हूं और बिजली की फ्री करने की बात कर रहा हूं। 2 दिन बाद नकली केजरीवाल ने कहा था कि हमने बिजली फ्री कर दी है। अभी मैं लुधियाना में नकली केजरीवाल का भाषण सुन रहा था। पंजाब में हमने 400 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। पूरे पंजाब के लोगों में से एक भी आदमी बताए कि उनका बिजली बिल 0 आया। केजरीवाल ने कहा कि बिजली बिल 0 सिर्फ केजरीवाल ही कर सकता है। दिन के यूपी दौरे पर पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गोरखपुर में थे। 2 क्षेत्रों में प्रभारी बनाए जाने के बाद नड्डा ने गोरखपुर क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों को संबोधित किया। देर शाम नड्डा गोरखपुर सर्किट हाउस पहुंचे। सरकार ने संजय निषाद को उत्तर प्रदेश पुलिस की वाइस रेडी सुरक्षा दी है। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद संजय निषाद ने कहा कि निषाद पार्टी का भाजपा से गठबंधन हो चुका है। दोनों दल के नेताओं के बीच गठबंधन के बाद पहली बार सीटों को लेकर चर्चा हुई। संजय निषाद का कहना है कि दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व ने आगामी विधानसभा चुनाव में जीत के लक्ष्य और सीट बंटवारे को लेकर विस्तृत चर्चा की। दोनों दल यूपी विधानसभा चुनाव के साथ मिलकर लड़ेंगे। राजधानी लखनऊ में सोमवार को किसान महापंचायत हुई। इसमें लखीमपुर हिंसा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। मंच पर हिंसा में मृत किसानों के परिवारों को भी सम्मानित किया गया। योगेंद्र यादव ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को अहंकार की बीमारी लग गई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार मंत्री अजय मिश्र टेनी को हीरो बनाना चाहती है। उसको हम आगरा की जेल में हीरो बनाएंगे। उसने किसानों की हत्या की है, वह भी आतंकवादी है। टिकैत ने आगे कहा कि सरकार एमएसपी पर गारंटी कानून और अन्य मुद्दों पर भी बातचीत कर ले, नहीं तो हम जाने वाले नहीं है। आने वाले 17 कानून हमारे टारगेट हैं। 26 को हमारा ट्रैक्टर मार्च का प्रोग्राम है। 29 से 2 दिसंबर तक कानून वापस होगा। हम मुकदमों का हिसाब लेकर गांव नहीं जाना चाहते। हम दिल्ली में ही हिसाब कर गांव वापस जाएंगे। सरकार को एलआईयू के लोग बता दें कि हम बातचीत के लिए जरिए हल चाहते हैं। काबिल सिंह ने खुद को बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। हाथ पैर लोहे की जंजीर में बंधे हैं। कमर से बेड़ियां लटक रही हैं। बीते 1 साल से वे ऐसी ही बेड़ियों में कैद हैं। काबिल सिंह को खुशी है कि अब वो आजाद हो सकेंगे।
दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल काबिल सिंह ने केंद्र सरकार के 3 विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए अपने आप को बेड़ियों में कैद कर लिया था। काबिल सिंह कहते हैं कि पिछले 1 साल में मैंने कभी मोदी या सरकार के लिए कुछ नहीं कहा है। अब मैं मोदी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्हें हमारी बात समझ में आ गई। हमें उम्मीद है कि एमएसपी पर भी हमारी बात मान लेंगे और यह आंदोलन जल्द खत्म हो जाएगा। अब ऐसा लग रहा है कि किसान आंदोलन अपने अंजाम पर पहुंच रहा है और दिल्ली की सरहदों से किसान अपने तंबू उठा लेंगे, लेकिन बीता 1 साल आंदोलनकारियों किसानों के लिए बहुत भारी गुजरा है। कांग्रेस में फिर किताबी बम फूटा है। सलमान खुर्शीद के बाद अब कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की किताब चर्चा में है। उन्होंने अपनी किताब द फ्लैश पॉइंट 20 इयर्स नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन दैट इंपैक्ट इंडिया में मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। किताब में तिवारी ने लिखा है कि मुंबई हमले के बाद तत्कालीन सरकार को प्रधानमंत्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। ऐसा समय था जब एक्शन बिल्कुल जरूरी था। तिवारी ने किताब में लिखा कि एक देश निर्दोष लोगों का कत्लेआम करता रहा और इसका कोई पछतावा नहीं होता। इसके बाद भी हम संयम बरतते हैं तो यह ताकत नहीं बल्कि कमजोरी की निशानी है। भाजपा ने किताब पर विवाद सामने आने के बाद कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने तत्कालीन यूपीए सरकार की नीयत को खराब बताया है। एयर चीफ मार्शल ने कहा था कि हमारी एयरफोर्स जवाब देने के लिए तैयार थी, लेकिन कार्रवाई की अनुमति नहीं दी गई। इसके लिए कांग्रेस जवाब दे। पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता कीर्ति झा आजाद मंगलवार को अपना पाला बदल लेंगे। वह टीएमसी में शामिल होंगे। दिल्ली के साउथ एवेन्यू में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाएंगी। कांग्रेस से पहले वह बीजेपी में थे। आजाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद के पुत्र हैं। क्रिकेटर के तौर पर उन्होंने 1983 में भारत की तरफ से वर्ल्ड कप खेला और जिसमें भारत की जीत हुई थी। दरभंगा से 2014 में तीसरी बार बीजेपी से सांसद चुने गए थे, लेकिन 23 जुलाई 2015 को बीजेपी से निलंबित कर दिया गया था। उन्होंने सीधे तौर पर दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। फरवरी 2019 में आजाद ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था, लेकिन अपनी लगातार उपेक्षा से नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आजाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में इसलिए जा रहे हैं। चारा घोटाले के एक केस में लालू यादव को पेशी से राहत मिल गई है। बांका कोषागार से 46 लाख रुपए की अवैध निकासी मामले में लालू मंगलवार को पटना की सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए थे। आरजेडी प्रमुख ने कहा कि हुजूर मैं अक्सर बीमार रहता हूं, ऐसे में मुझे पेश होने से राहत दीजिए। मेरे वकील इस मामले को देखेंगे। उनकी इस मांग पर कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अब से आप अपने वकील को तारीख पर भेज दीजिएगा। केस में पटना के स्पेशल जज ब्रजेश कुमार की अदालत ने लालू सहित 28 आरोपियों को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था। इसके बाद आरजेडी सुप्रीमो सोमवार शाम दिल्ली से पटना वापस आ गए। बांका उप कोषागार से फर्जी विपत्र के सारे 46 लाख रुपए की अवैध निकासी का मामला 1996 से चल रहा है। इसमें शुरू में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव के अलावा 44 आरोपी थे। बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर सरकार फिलहाल कोई फैसला नहीं कर सकी है। इसके अलावा वैक्सीनेट हो चुके लोगों को बूस्टर डोज लगाने को लेकर भी कोई रणनीति नहीं बनी है। दुनिया के कई प्रमुख देश बूस्टर डोज लगाना शुरू कर चुके हैं, लेकिन भारत में परिस्थितियां अभी अलग हैं। यहाँ ना तो अभी अमेरिका ब्रिटेन की तरह कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, ना ही बच्चों में संक्रमण को लेकर ज्यादा खतरा है। देश के 18 करोड़ वयस्क यानी कि 18+ ऐसे हैं जिन्हें टीके का पहला डोज भी नहीं लगा है। इन्हें टीका लगने के बाद ही बूस्टर डोज का फैसला लिया जा सकता है। आधार डेटा के मुताबिक देश में 95 करोड़ लोग 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं। इनमें से 77 करोड़ लोग को पहला डोज लग चुका है, जबकि दूसरी डोज लगवाने वाले करीब 41 करोड़ लोग हैं। 18 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी पहला डोज भी नहीं लगा है। ऐसे में इन्हें टीका लगाना सरकार की प्राथमिकता है। बूस्टर डोज पर फैसला लेने के लिए अभी कोई ठोस आधार सरकार के पास नहीं है। ब्रिटेन समेत दुनिया भर के प्रमुख देशों में औसतन हर 10 लाख संक्रमित बच्चों में सिर्फ 2 बच्चों की मौत हुई है, यानी बच्चों में कोरोना से मौतों की दर ना के बराबर है।
पंजाब में चुनाव नजदीक आते ही बस ट्रांसपोर्ट का मामला गर्मा गया है। एक तरफ आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस सरकार पर माफिया को साथ रखने का आरोप लगाया है। सीएम चरणजीत चन्नी ने कहा कि उन्होंने बादल परिवार की एसी बसें थाने में बंद करवा दी हैं। हालांकि बसों पर कार्रवाई के मामले में अब पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वाडिक को बड़ा झटका लगा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंत्री को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह नोटिस अकाली नेता की बसों के परमिट रद्द करने पर भेजा गया है। हाईकोर्ट में यह पिटीशन अकाली नेता और न्यू दीप बस सर्विस के पार्टनर हरदीप सिंह ढिल्लों ने दायर की थी, जिसकी सुनवाई में जस्टिस अजय तिवारी और जस्टिस पंकज जैन ने आदेश दिए। पंजाब सरकार को नोटिस दिया गया है। अकाली नेता के वकील एडवोकेट रोहित सूद और अमनदीप तलवार ने कहा है कि उनके परमिट अवैध तरीके से रद्द किए गए हैं। मंत्री के 12 नवंबर के ऑर्डर का हवाला दिया है। उन्होंने इस आदेश को लागू करने पर रोक लगाने की मांग की है। इसके अलावा उनकी जब्त की गई बसों को भी तत्काल छोड़ने की मांग की गई है। चंडीगढ़ में मंगलवार को यानी आज बीजेपी चुनावी मंथन करेगी। इसके लिए पंजाब बीजेपी प्रभारी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत भी चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। पंजाब की सभी सीनियर लीडरशिप को यहां बुलाया गया है। कृषि कानून वापसी के बाद पहली बार बीजेपी नए सिरे से रणनीति बनाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ही कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। पंजाब में अभी तक भाजपा को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी कृषि कानूनों की वापसी कानूनी तौर पर नहीं हुई है। किसान आंदोलन में डटे हुए हैं। हालांकि घोषणा के बाद पंजाब में भाजपा का विरोध होगा या नहीं, इसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन किसान अब एमएसपी पर गारंटी कानून और कुछ अन्य मांगे कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रात का खाना खाने के लिए लुधियाना में ऑटो वाले के घर पहुंचे। केजरीवाल ऑटो में बैठकर ही ऑटो चालक के घर पहुंचे। हालांकि केजरीवाल की ऑटो पॉलिटिक्स की सच्चाई सभी के सामने आ गई। ऑटो चालक ने केजरीवाल को डिनर के लिए बुलाया था। वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का भाई है। आपकी पंजाब इकाई ने सोमवार को लुधियाना के पंजाबी भवन में अरविंद केजरीवाल की टैक्सी और ऑटो वालों के साथ मीटिंग रखी थी। केजरीवाल को खाने पर इनवाइट करने वाले दीप कुमार उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उनके भाई महेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि वह काफी समय से आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। रामायण सर्किट स्पेशल ट्रेन में सर्विस देने वाले वेटर्स की ड्रेस बदल दी गई है। उज्जैन के साधु संतों की आपत्ति के बाद आईआरसीटीसी ने रामायण एक्सप्रेस में सेवाएं देने वाले वेटर्स की ड्रेस बदल दी है। अयोध्या रामेश्वरम ट्रेन में भगवा ड्रेस पहनकर बर्तन उठा रहे वेटर्स का वीडियो वायरल होने के बाद उज्जैन के साधु संतों ने संतों का अपमान इसे बताया था। इस पर रेल मंत्री को चिट्ठी भी लिखी गई थी। वायरल वीडियो में ट्रेन के वेटर साधु संतों के भगवा कपड़े, धोती पगड़ी और रुद्राक्ष की माला पहने खाने की बर्तन उठाते नजर आ रहे थे। उज्जैन अखाड़ा परिषद के पूर्व महामंत्री परमहंस अद्वैत पुरी महाराज ने इसे संतों का अपमान बताया था। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा था कि जल्द ही वेटर्स की ड्रेस को बदला जाए। 12 दिसंबर को निकलने वाली अगली ट्रेन का संत समाज विरोध करेगा। उन्होंने कहा था कि साथ ही ट्रेन के सामने हजारों हिंदुओं को लेकर प्रदर्शन भी किया जाएगा। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से खुलने वाली ये ट्रेन अपनी 17 दिन की यात्रा में 7500 किलोमीटर की यात्रा कर पर्यटकों को भगवान राम से जुड़े सभी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों का भ्रमण और दर्शन कराती है। तो खबर फटाफट में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार।